नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम इकोनॉमिकम में। आज इकोनॉमिकम में अर्थात की नई किस्त के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको इस कार्यक्रम के पड़ाव के बारे में बता दें। सबसे पहले हम अर्थात पर चर्चा करेंगे, जिसका विषय मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद सवाल जवाब, दो अहम सवाल हैं जो अंशुमान जी से जिनके जवाब लेंगे। इनकम की बात होगी उसके बाद, और चलते चलते कोई किताब या वेब सीरीज़ अगर अंशुमान जी बताना चाहेंगे आप लोगों के लिए, जो आप देखें या पढ़ें, वो जानेंगे। अब बात की अर्थात में, आज बात किस चीज़ की? तो आज अर्थात में हम बात करेंगे पैसे वाले लोगों की, अमीर लोगों की। उनका नज़रिया पैसे को लेकर कैसा होता है, बात यहाँ से शुरू ज़रूर होगी। लेकिन बीते कुछ समय में, 6 महीने साल भर में शेयर बाज़ार में ये अमीर लोग कर क्या रहे हैं, जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका क्या असर हमें देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था पर, क्या चल रहा है दरअसल इस पूंजी बाजार में, ये सब कुछ हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत अंशुमान जी जहाँ से कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अमीर और मध्यम वर्गीय वर्ग जो है, इसके बीच जो पैसे को लेकर बुनियादी समझ है ना, यही बहुत अलग है। सर, ऐसा क्यों? दिलचस्प है आज का जो विषय है, जिस पर इकोनॉमिकम के विशेष संस्करण में आपका स्वागत है। भारतीय पूंजी बाजार में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो लगातार आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और आपके आसपास चीज़ें घट रही हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर जब भी हम पैसे को, पूंजी बाजार को, निवेश को, वेल्थ को, संपत्ति को देखने की कोशिश करते हैं, तो हम एक कुछ चीज़ों में को लेकर हमेशा रहस्य में रहते हैं कि जो काम सुपर रिच या रिच लोग कर लेते हैं वो मध्यम वर्ग क्यों नहीं कर पाता। वही उसी तरीके के गुण, उसी तरीके की व्यवस्थाएं, उसी तरीके की मेहनत, उससे ज़्यादा मेहनत के बाद भी वो उतनी कमाई क्यों नहीं कर पाता जितना रिच और सुपर रिच कर लेते हैं। और वही कुछ ऐसा हो रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में इस समय, जिसे लेकर सिर्फ लोग ही उलझन में नहीं है बल्कि सरकार भी उलझन में। आमतौर पर कहा जाता है कि मध्यम वर्ग पैसे के मामले में, शुभम, हमेशा लीनियर तौर पर सोचता है, रैखिक आधार पर सोचता है। यानी हम जितना समय खर्च करेंगे, लगाएंगे, उतना ही हम कमाएंगे। यही हमारी धारणा होती कि अगर हम 8 घंटे के बजाय 9 घंटे काम कर लेंगे, हम 10 घंटे काम कर लेंगे तो और ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। ये पैसे को बढ़ाने की, संपत्ति को जुटाने की लीनियर या रैखिक सोच है। जबकि सुपर रिच या रिचेज मानते हैं कि पैसे को बढ़ाने का या कमाने का तरीका नॉन लीनियर है, अरैखिक है। वो ये मानते हैं कि आप लीप फ्रॉग कर सकते हैं, आइडिया ला सकते हैं, एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं, मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कमा सकते हैं, गैर रैखिक ढंग से पैसा कमाया जा सकता है, और वैसे ही कमाकर वो सुपर रिच बनते भी हैं। और इसीलिए मिडिल क्लास हमेशा बचत की सोचता है कि मुझे बचाना है, और वर्ल्ड क्लास हमेशा निवेश की सोचता है कि हमें निवेश करना है। वर्ल्ड क्लास शब्द का प्रयोग हमने इसलिए क्यों किया, रिच क्लास का प्रयोग क्यों नहीं किया? इसके पीछे हैं स्टीव सीबॉल्ड। स्टीव सीबॉल्ड की एक बहुत मशहूर किताब है, और जिस किताब को लोगों को पढ़ना चाहिए। उन्होंने दुनिया के रिच लोगों के लिए, सुपर रिच लोगों के लिए, सफल धनी लोगों के लिए वर्ल्ड क्लास शब्द का प्रयोग किया है, तो इसलिए हम इसे वर्ल्ड क्लास कह रहे हैं। उस किताब का नाम है हाउ रिच पीपल थिंक, अमीर लोग सोचते कैसे हैं, इस पर किताब है। उन्होंने क्या किया, स्टीव सीबॉल्ड ने करीब 25 साल तक दुनिया के जितने सुपर रिच थे उनके अलग अलग जगह साक्षात्कार किए, उनके इंटरव्यूज़ किए, उनसे बात की 25 साल तक दुनिया के तमाम लोगों से। और उसके बाद उन्होंने उन साक्षात्कारों से जो उनकी ज़िंदगी के अनुभव थे, पैसे के बारे में, धन के बारे में, समृद्धि के बारे में, उसे लेकर उन नज़रियों के आधार पर एक किताब लिखी। और इसलिए इस किताब में उन्होंने इन रिचेस के लिए वर्ल्ड क्लास की संज्ञा दी। उसकी वजह है कि पूरी दुनिया में रिच एक ही जैसे सोचते हैं, एक ही तरह से सोचते हैं, फिर वो चाहे चाइना का हो, या वो रशिया का हो, या वो जापान का हो, या भारत का हो, या अमेरिका का हो। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि धनाढ्यों को, जितने भी धन कमाने वाले लोग हैं, उन्हें ये पता है कि उन्हें बस केवल एक ठीक ठाक आइडिया चाहिए। बस वही एक ठीक ठाक आइडिया उन्हें देखते देखते फर्श से अर्श पर पहुंचा देगा। तो वो हमेशा किसी एक ऐसे आइडिया की तलाश में रहते हैं, हमेशा किसी ऐसे सूत्र की तलाश में रहते हैं जो उन्हें जीवन के किसी भी मोड़ पर मिल जाता है, और जहां भी मिल जाता है उन्हें अगर जीवन के प्रारंभ में मिल गया तो वहीं से उनका सफ़र शुरू हो जाता है, बाद में जाकर मिलता है तो बाद में उसे वो हासिल करते हैं। वो इसीलिए वो बहुत सारे आइडियाज़ के साथ प्रयोग करते रहते हैं।
उन्होंने ये भी लिखा कि मध्यम वर्ग ये समझता है कि पैसा बड़ा जटिल है, जबकि अमीर ये सोचते हैं कि पैसा सबसे आसान है। ये भी सोच का बड़ा फर्क है। मिडिल क्लास को लगता है पैसा कमाना बहुत कठिन काम है, लेकिन अमीरों को लगता है पैसा कमाना बहुत आसान है, क्योंकि अमीरों को ये पता है कि आपको बस कुछ ऐसा करना है जिसकी कीमत चुकाने को लोग तैयार हो जाएं, जिसके पीछे पैसा डालने को लोग तैयार हो जाएं, जिसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाएं, और बस बात बन गई, आपका वो आइडिया हो गया। सीबाल्ड लिखते हैं कि गरीब लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉटरी खरीदते हैं, तो सीबाल्ड भी लिखते हैं और दुनिया में सबको पता है क्यों। या आज के दौर में अगर आप माने तो क्रिप्टो पे, ऑनलाइन गेमिंग पे दांव लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो चांद से, किस्मत से ही अमीर बन सकते हैं। व्यवस्था से, मेहनत से तो वो रिच हो ही नहीं सकते। भारत के अधिकांश लोग सुपर रिच होने के लिए, मध्यम वर्गीय होने के लिए भी अपने पूरे दिन भर के श्रम से उतना पैसा नहीं कमा सकते। इसकी वजह क्या है? सीबाल्ड ने बड़ा दिलचस्प बात लिखी है। इसकी वजह यह है कि मध्यम वर्ग हमेशा पैसे के बारे में दिल से सोचता है, हार्ट से सोचता है, जबकि अमीर लोग हमेशा दिमाग से सोचते हैं, हमेशा वो ब्रेन को अप्लाई करते हैं। और ऐसा ही पैसे पे सारी चर्चा है, जो दार्शनिक चर्चा है, सीबाल्ड की किताब की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ दिलचस्प जानकारियां हैं आपको बताने के लिए। इस समय भारत के रिच और धनवान, मिलियनेयर, बिलियनेयर क्या कर रहे हैं, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। और ये बहुत चौंकाने वाला है जो भारत के उस स्पेस में हो रहा है। जब भारत के धनी लोग भी ऐसा करेंगे तो ये शेयर निवेशकों के लिए और ज़्यादा असमंजसपूर्ण है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि जिस कंपनी में वो निवेश करने जा रहे हैं उसका मालिक दरअसल अब कर क्या रहा है उस पैसे का जो उसके पास आ रहा है। और सरकार को तो असमंजस में होना ही चाहिए, क्योंकि वो इन बड़े सुपर रिचेस से कमाई से ये उम्मीद करती है कि वो कमाई वापस लाएंगे, इंडिया में एक नई फैक्ट्री लगाएंगे, 50-60-100 लोगों को रोजगार देंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान करेंगे। वो कमा तो यहाँ से रहे हैं, पर वो कर कुछ और ही रहे हैं। और ये वही बात है जो शुरुआत में सीबाल्ड ने लिखी थी कि वो सरकार अभी भी अमीरों को रैखिक ढंग से सोचने की कोशिश कर रही, देख रही। वो चाहती है अमीर पैसा कमा रहा है, उसको कमाने के बाद वो टैक्स देता है, और जो बचता है वेल्थ, उस वेल्थ से जो कैश जनरेट करता है, जो वेल्थ जनरेट करता है, उसका भारत में फिर निवेश करे, फिर कंपनी लगाए, फिर लोगों को नौकरियां दे, फिर और ज़्यादा टैक्स चुकाए। सरकार और मध्य वर्ग अमीरों के पैसे के मामले में रैखिक ढंग से सोच रहे हैं, पर भारत के मिलियनेयर, नई पीढ़ी बिल्कुल दूसरे तरीके से अब पैसे के बारे में सोच रहे हैं। और इसलिए भारत में पूंजी के पैसे के इस्तेमाल का पूरा संतुलन ही बदल रहा है पिछले 6-7 महीनों में, और ये आने वाले बजट की रोशनी में बहुत महत्वपूर्ण है। अब अंशुमान जी ने जो बात कही, इसका जो सिरा पकड़ा वो ये है कि शेयर बाजार में प्रमोटर्स जो हैं, यानी कि जो शेयर बाजार के मालिक हैं, वो अपनी कंपनी में बिकवाली कर रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। अगर आप सैद्धांतिक तौर पर देखें, किताबी बातों के तौर पर देखें, तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा कि यार मालिक ही अपनी कंपनी बेच रहा है, क्या मतलब उसको भरोसा नहीं है, ऐसा माना जाता है। लेकिन क्यों ये बिकवाली की जा रही है सर, और इतनी होड़ क्यों लगी है प्रमोटर्स के शेयर बेचने की? ये बहुत दिलचस्प बात है। वॉरेन बफे की अगर आप किताब पढ़िए या निवेश के गुरुओं की कोई भी किताबें पढ़िए आज से 50 साल 100 साल पहले की, तो बाजार में प्रवेश करते समय जो पहला मंत्र आपको दिया जाता है, जैसे कि कोई गुरु मंत्र होता ना, जब यज्ञोपवीत में कान में मंत्र फूंका जाता, वैसा मंत्र दिया जाता, भाई वो कंपनी चुनना जिसमें उसके प्रमोटर्स की ठीक ठाक हिस्सेदारी हो, क्योंकि जिस धंधे पर तुम पैसा लगाने जा रहे हो उस धंधे में उस मालिक का भरोसा होना पहले जरूरी है। पर यहाँ बाजार में कुछ उल्टा हो रहा है। 2024 में निफ्टी करीब अभी तक, अगर आप जनवरी से अभी तक देखें, जिस हफ्ते हम कर रहे हैं, 11% से ऊपर बढ़ चुका है। निफ्टी में 11% की ग्रोथ आ चुकी। चुनावी उठापटक हुई, चुनाव के नतीजे बाजार की उम्मीदों के हिसाब से नहीं आए, इसके बाद भी दोनों सूचकांक अपनी नई ऊंचाई छू चुके हैं। सेंसेक्स 80,000 से ऊपर है। 58 दिनों में 10,000 पॉइंट की रैली हुई, सबसे बड़ा तेज ग्रोथ हमने देखी है। छोटे निवेशकों को इससे कितना फायदा हुआ ये पता नहीं, क्योंकि छोटे निवेशक एक ऐसी अमूर्त संज्ञा है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। हमको लगता है कि उन्होंने कमाया या नहीं कमाया, लेकिन बड़े निवेशकों को और प्रमोटर्स को फायदा है, इसे हम टेंजिबली समझ सकते हैं, जान सकते हैं। प्रवर्तकों ने चांदी काटी है। आपने हाल फिलहाल के दिनों में कई कंपनियों का नाम सुना होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट को करीब से फॉलो करते हैं, जानते हैं। DCX, नज़ारा टेक, कल्पतरू, इंटरग्लोब, सिप्ला, वेदांता, टिमकेन, इन कंपनियों के नाम क्यों सुर्खियों में थे? इसलिए नहीं कि इन्होंने कोई बड़ा करिश्मा किया, इन्होंने कोई बड़ा ऑर्डर हासिल किया, इन कंपनियों ने कोई भारत में बड़ा निवेश किया, इन कंपनियों ने वित्त मंत्री की पुकार पर, प्रधानमंत्री की पुकार पर भारत में नए प्लांट लगा दिए या नई अपनी कंपनियों का एक्सपेंशन किया। नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इनके प्रवर्तकों ने बाजार में दबाकर अपनी हिस्सेदारी बेची। इनके प्रमोटर्स ने बाजार की इस तेजी में खूब चांदी काटी, जितना पैसा वो कमा सकते थे उन्होंने कमाया। और इन्होंने ये हिस्सेदारी IPO से नहीं बेची, छोटे निवेशकों को नहीं बेची, इन्होंने विदेशी निवेशकों को बेची, बड़े ग्राहकों को बेची, FIs को बेची और PE इन्वेस्टर्स को बेची, जो कि बाजार में इनकी हिस्सेदारी खरीदने को तैयार थे। इस साल जनवरी से जून तक भारत में प्रवर्तकों ने 62,000 करोड़ रुपए की
सेल की। ये आंकड़ा आपके सामने जो दिखाई देता है बुल रन के बीच में 62,000 करोड़ की बिक्री की। आपको पता है 2019 के बाद ये सबसे बड़ा सेल ऑफ है जो भारतीय बाजार में उस समय आया जब भारत का हर शेयर विशेषज्ञ छोटे निवेशकों को शेयर खरीदने की सलाह दे रहा था। पानी पी पी कर बार बार लौट कर इंस्टाग्राम से लेकर अलग तक आप जितने बिजनेस चैनल देखें उनमें शेयर खरीदने की सलाह दी, खरीद डालिए, बाजार तेज है, बाजार तेज है। पर जिनके पास थे शेयर वो बेचकर बाजार से निकल रहे थे, और वो लोग निकल रहे हैं जो प्रमोटर्स थे। पिछले साल करीब 61,000 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई थी इसी दौरान। प्राइम डेटाबेस के आंकड़े को हम इसमें रेफर कर रहे हैं। इनमें बड़े सौदों में इंडिगो के राकेश गंगवाल की सेल ऑफ थी जो आपने देखा सुर्खियों में थी। भारतीय एयरटेल की एक विदेशी निवेशक है पेस्टल, उसने 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर का सेल ऑफ किया। बड़े निवेशकों की बात है। इस अप्रैल मई में ही जिसमें हम जो अभी हाल में बीता है उसमें 200 कंपनियों के मालिकों ने अपनी हिस्सेदारी बेचकर 33,000 करोड़ रुपए जुटाए। लिस्ट आपके सामने, इंडस टावर, मैम्फिस, ग्लैंड फार्मा, आइनॉक्स, SBFC फिनांस, इन कंपनियों के प्रमोटर्स ने ठीक ठाक शेयर्स बेचे हैं बाजार में। अब ये एक और लिस्ट है आपके सामने जो हाल फिलहाल में बेची गई कंपनी, उसमें सिप्ला भी शामिल है, इसमें वेदांता भी शामिल है, वर्लपूल भी शामिल है, टिमकेन भी शामिल है। ये इतनी बड़ी हिस्सेदारी की बिकवाली शेयर बाजार में तेजी के दौर में भारतीय बाजार में कुछ हद तक अप्रत्याशित दिखाई देती है। बिल्कुल। अब ये देखिए कितनी चिंता वाली बात है, चिंता कहें या ना कहें, क्योंकि जिन्होंने खरीदा किसी भी लेवल पे खरीदा, बाजार ऑल टाइम हाई है, प्रॉफिट में इस समय सभी हैं, चाहे जिसने जिस लेवल पर भी खरीदा हो। लेकिन सर एक बड़ी चिंता ये है कि प्रमोटर जब बेच रहे थे तो ये खरीद कौन रहा था? हाँ, ये दिलचस्प बात है कि प्रमोटर्स बेच रहे हैं, छोटे निवेशक तो स्वाभाविक रूप से 100, 200, 400, 500 स्टॉक खरीद रहे होंगे। IIFL सिक्योरिटीज का कुछ आंकड़े में पढ़ रहा था, उसने ये बताया कि 2023 में भारत में जब प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम की तो विदेशी निवेशकों और म्यूचुअल फंड्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई और यह हिस्सेदारी उनके हाथ में गई। अब ये भी अजीब सा पैराडॉक्स है बाजार के मामले में कि कंपनी का मालिक शेयर बेचकर निकल रहा है और एक फंड मैनेजर या एक म्यूचुअल फंड जिसमें कि छोटे निवेशकों का पैसा लगा है वो उस कंपनी में हिस्सेदारी अपनी खरीद रहा है। और ये हिस्सेदारी का आंकड़ा अगर आप देखें तो बड़े और मझोले दोनों तरीके के, मतलब लार्ज कैप्स में और मिड कैप स्टॉक्स में सब में दिखाई देता है। चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। इनमें करीब निवेशकों ने 2023 में 21 बिलियन डॉलर का निवेश किया इन कंपनियों में। और अब आप अगर जो ताज़ा आंकड़ा देखें तो NSE 500 में प्रवर्तकों की होल्डिंग 700 बिलियन डॉलर के आसपास है, जिसमें जो एक घटा हुआ पिछले साल की तुलना में कम स्तर है। मिड कैप और स्मॉल कैप में खास तौर पर प्रमोटर की हिस्सेदारी में सबसे ज़्यादा कमी आई है। ये वो स्टॉक्स हैं जहां प्रमोटर्स ने अपने मुनाफा वसूली सबसे ज़्यादा की है। सर अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि जैसे ये तो ना बिल्कुल उल्टी बात है जो मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया। स्थापित सिद्धांत तो ये है प्रमोटर बेचे तो उस कंपनी से दूरी बना लो, लेकिन चलिए ठीक है, समझ आया कि प्रमोटर ने बेचा लेकिन उसके बाद भी बाजार में तेजी थी तो फायदा सबको हो गया, तो वो वाली बात तो यहाँ सिद्ध नहीं हुई। लेकिन ये प्रमोटर पैसे का कर क्या रहे थे? भाई पैसा बेचा, हिस्सेदारी बेची, पैसा हाथ में आ गया, क्या नई कंपनी लगा रहे थे कि कर क्या रहे थे इस पैसे का? यही सबसे दिलचस्प है और यहीं से वो बात जो हमने आपको स्टीव सीवाल्ड की बात बताई थी कि भारत के निवेशक अब भारत के प्रमोटर्स अब उस तरह से नहीं सोच रहे हैं जिस तरह से सरकार उन्हें सोचने के लिए अपेक्षा करती है। जो ब्रिक एंड मोर्टार वाली सोच थी, पैसा कमाओ, नया निवेश करो, नई कंपनियां लगाओ, नए फैक्ट्री लगाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। बाजार के स्थापित सिद्धांत के तो विपरीत है ही कि प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं। नई कंपनियां IPO ला रही हैं, SME IPOs की झड़ी लगी हुई है, सेबी को बार बार उसमें दखल करना पड़ रहा है। लेकिन स्थापित कंपनियां जिनके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में आपको पता है, जिनके प्रोडक्ट मार्केट में एस्टेब्लिश्ड हैं, जिनकी बाजार में ठीक ठाक हिस्सेदारी है, साख है, उनके प्रमोटर्स अपने चलते ब्रांड और कंपनियों में से हिस्सेदारी घटाकर अपनी हिस्सेदारी किसी विदेशी निवेशक को बेचकर बाहर जा रहे हैं। आप और हमारे जैसे सामान्य निवेशक होंगे, उनका असमंजस स्वाभाविक है। वो कहेंगे कि शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी है, प्रमोटर कमाई कर रहे हैं, उन्हें इस पैसे की ज़रूरत क्या है? आखिर उन्हें इस पैसे को निकालकर कहाँ ले जाना है, उसकी ज़रूरत क्या है? उन्हें आपको ये भी पता है कि कंपनियां कोई नया निवेश नहीं कर रही हैं। सरकार पिछले 5 वर्ष में, खासतौर से कोविड के बाद तो और कोविड के पहले से कंपनियों को तरह तरह से रिझाकर थक गई। कॉर्पोरेट टैक्स की रेट इनकम टैक्स से भी कम कर दी गई, लेकिन पिछले 5 साल में कंपनियों के मुनाफों में शानदार बढ़ोतरी हुई। लेकिन इसके बाद भी कंपनियों ने कोई नया बड़ा निवेश नहीं किया। भारत में प्राइवेट कैपेक्स रिकॉर्ड लो पर है। हम कुछ आंकड़े आपको बताते हैं। भारत में निफ्टी 500 कंपनियों का प्रॉफिट टू GDP रेशियो 15 साल की ऊंचाई पर है।
अगर आप जीडीपी की तुलना में कंपनियों के मुनाफे देखें 500 टॉप कंपनियों का, तो प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो 15 साल की ऊंचाई पर है, 4.8% पर है। और मोतीलाल ओसवाल का एक अध्ययन में पढ़ रहा था, वो बताता है कि इस साल कंपनियों 2024 में कंपनियों के मुनाफे 30% बढ़े हैं, औसत 30% बढ़े हैं। कंपनियों का रिटर्न ऑन कैपिटल पहले साल की छमाही में बढ़ के 15% से ऊपर निकल गया है। सबने अपने कर्ज घटाए हैं, सबने जिनको कर्ज चुकाने थे उन्होंने कर्ज चुका दिए हैं, अच्छे कैश रिजर्व उपलब्ध हैं। इसके बाद भी प्रमोटर्स बाजार में शेयर बेच रहे हैं पूंजी निकालने के लिए। तो ये अगर पूंजी निकाली गई है तो इसे किसी नए इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, कोई फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, कोई नया एक्सपेंशन आना चाहिए। ताजा आंकड़ा बताता है कि 2024 में भारत में नया पूंजी निवेश 15% घट गया प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। सबसे तेज 40% की गिरावट आई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जहां सबसे ज्यादा प्रमोटर्स बेच रहे हैं। जिन कंपनियों का हमने जिक्र किया उसमें अधिकांश मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। मैन्युफैक्चरिंग से रोजगार मिलता है और अब इसका हिस्सा नए इन्वेस्टमेंट में इंडिया में जो हो रहा है वो घट के 33% रह गया है, जो 2020 से 2023 के बीच में 54% था। यानी न्यू इन्वेस्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का हिस्सा अब लगातार घट रहा है। भारत में ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में आम खपत की वृद्धि दर जीडीपी की आधी है, इकोनॉमी के शेप रिकवरी में चली गई है, बड़ी डिमांड नहीं नीचे से आ रही, तो कंपनियों को अब लग रहा है कि जितनी कैपेसिटी उनके पास उसके आधार पर चलने के लिए पर्याप्त है बाजार में, तो इसलिए उन्हें बाजार में बड़ा निवेश करने की जरूरत नहीं है, तो फिर पैसा ये कहीं और जा रहा है। तो सर ये सवाल तो फिर और उलझ गया। पहले तो ठीक था कि ठीक है अगर बेच रहे हैं, नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, पैसे की जरूरत है, लेकिन अगर ये नई फैक्ट्री भी नहीं लग रही है, निवेश भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आंकड़े यही बता रहे हैं, फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? अब ये वो पैसा है जो शायद इस साल वित्त मंत्री को बजट में इस पैसे के बारे में कोई फैसला करके और कोई नीतिगत बदलाव सोचना पड़ेगा। बिकवाली जो हो रही है उससे जो प्रमोटर्स को पूंजी मिल रही है, ये ठीक है कि बाजार में तेजी का फायदा उठा रहे हैं। कुछ कंपनियां रणनीतिक तौर पर बिकवाली करती हैं, कुछ कंपनियां अपने कर चुकाने के लिए बिकवाली करती हैं, पर अधिकांश बिक्री बाजार में वैल्यूएशन का फायदा, बाजार में तेजी का फायदा उठाने के लिए। छोटे निवेशक होल्ड कर रहे हैं और तेजी आएगी, लेकिन हर तेजी पर प्रमोटर कुछ बेचकर बाहर निकल जाता है और इस तेजी को इनकैश करा रहा है। हुआ यह है कि दरअसल भारत के जो रिच हैं, मिलियनायर हैं, अमीर हैं, उनकी दुनिया भी बदल रही है और भारत को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर उनका नजरिया भी बदल रहा है। यह भारतीय पूंजीवाद की सबसे नई करवट है जिसे हमारे लिए समझना ज़रूरी है। इस तमाम शोर शराबे और हल्ले गुल्ले के बीच में जानना ज़रूरी है कि भारत के अमीर या भारत की कंपनियों के मालिक कैसे देख रहे हैं आने वाले समय को। भारत की जितनी भी नई पीढ़ी है अमीरों की, अब वो एक्टिव इन्वेस्टिंग के बजाय पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ जा रही है। वो सीधा निवेश करने के बजाय अब परोक्ष निवेश करके अपनी पैसे से पैसे बनाने, वेल्थ से वेल्थ क्रिएट करने या कैपिटल से कैपिटल क्रिएट करने की तरफ जा रही है। एक INC 42 की ताजी रिपोर्ट आई जिसे मैं पढ़ रहा था, आपको जान के आश्चर्य होगा शुभम, भारत में इस समय 300 से ज़्यादा फैमिली ऑफिसेस काम कर रहे हैं। एक साथ 300 से ज़्यादा फैमिली ऑफिसेस काम कर रहे हैं, जिनमें हर एक के पास कम से कम $100 मिलियन का फंड है। $100 मिलियन का फंड हर एक के पास औसत है, कुछ के पास तो इससे बहुत ज़्यादा है। और जो शीर्ष 100 फैमिली ऑफिसेज इनमें हैं, उनके पास करीब कुल मिलाकर $4.5 बिलियन का फंड उपलब्ध है। अब आप ये कहेंगे फैमिली ऑफिसेज क्या होता, नाम तो आपने सुना ही होगा, इसका लफ्ज़ सुना होगा। फैमिली ऑफिस एक किस्म की कंसल्टिंग कंपनी होते हैं, प्राइवेट कंपनी के तरीके से होते हैं, जिन्हें कोई बड़ा औद्योगिक समूह या बड़ा धनाढ्य परिवार बनाता है अलग से, और इसकी कानूनी तौर पर इजाज़त है। ये कंपनी या फैमिली ऑफिस नाम की एक कंपनी इस समूह के और इस परिवारों की सारी संपत्ति को और निवेश को संभालती है। एक परिवार में कई फैमिली ऑफिस भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। कई परिवारों का एक ऑफिस हो सकता है, एक परिवार के कई ऑफिस हो सकते हैं। इस व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर और उत्तराधिकार को लेकर कि आपको सक्सेशन कैसे बनाना होगा, लेकिन बाद में ये पूरी प्रक्रिया पूंजी के भरपूर इस्तेमाल में इस्तेमाल होने लगी। फैमिली ऑफिस, भारत के फैमिली ऑफिस असंख्य तरीके के काम संभालते हैं, आपको चार्ट में दिखाएंगे। इनमें देश में विदेश में इन्वेस्टमेंट, देखिए इतने तरीके के काम फैमिली ऑफिसेस कर रहे हैं। यानी एक बड़ी कंपनी जो उसने पैसा कमाया, जो उसने वेल्थ जनरेट की, उसने फैमिली ऑफिस में रखा, उसके जरिए वो निवेश कर रही है, कॉर्पोरेट प्लानिंग कर रही है, शेयर बाजार में निवेश कर रही है। आगे आपको बताएंगे कि क्यों इतनी चिंता है बाजार में इस तेजी को लेकर, फैमिली ऑफिसेस की क्या भूमिका उसमें हो सकती है। इसके अलावा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं और इसके साथ चैरिटी वगैरह में पैसा लगाते हैं। फैमिली ऑफिसेस की ये प्रक्रिया है।
भारत के जो अल्ट्रा रिच सुपर रिच हैं उन्होंने विदेश में भी फैमिली ऑफिस खोले हैं, जिनके नाम आप सुनते रहे होंगे, जो उनके अंतर्देशीय निवेशों को, एक देश से दूसरे देश के बीच के निवेश को संभालते हैं। सरकार भारत में ही अब ऑफशोर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाने की इजाज़त देने वाली है गुजरात की गिफ्ट सिटी में। ये लिस्ट है उन फैमिली ऑफिसेज की, भारत में लंबी लिस्ट है इनका नाम। अगर आप देखें तो आपको इसमें शायद भारत की हर बड़ी कंपनी या हर उभरते हुए परिवार का एक ना एक फैमिली ऑफिस दिखाई पड़ जाएगा, जो आपके इसके ऊपर चार्ट पर दिखाई दे रहा है। अब ये प्रक्रिया फैमिली ऑफिसेज की यूरोप में करीब 6-7 दशक पहले शुरू हुई थी। भारत में अब से शुरू हुई, अब आई है, और ये इनमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी आई है 2018-19 के बाद से। कोविड के कुछ पहले से बनना शुरू हुए थे और अब इनकी संख्या पिछले 2 साल में काफ़ी बढ़ी है। स्थिति यह है शुभम कि कई नामचीन उद्यमियों की अगली पीढ़ी, जो पुराने उद्यमी हैं उनकी अगली पीढ़ी अब और कुछ नहीं कर रही है, फुल टाइम अपनी फैमिली के फैमिली ऑफिस को ही चला रही है और इतना फंड उसके पास है कि वो पूरे दिन भर उस फंड के इन्वेस्टमेंट में, उसके मैनेजमेंट में लगी रहती। उन्होंने कोई नया उद्योग और नया उपक्रम शुरू नहीं किया जा रहा है। यह माना जा रहा है कि इक्विटी की बिक्री से जो पैसा आ रहा है वो इन फैमिली ऑफिसेज को जा रहा है, इन फैमिली ऑफिसेज में वो पैसा इस्तेमाल के लिए जा रहा है। ये माना जा रहा है कि इससे बहुत सारा निवेश शेयर बाजार में भी होता है, जैसे प्री आईपीओ फंड और म्यूचुअल फंड का निवेश। आईपीओ में जो पैसा लगता है वो इसी तरीके के पैसा लगाया जाता है। एसएमई आईपीओ में जो प्राइस का बूम हम देखते हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा फैमिली ऑफिस के निवेश का हो सकता है। भारत में एसएमई आईपीओ को खूब निवेशक मिल रहे हैं इस समय और इन्हीं जगह से फंड आ रहे हैं, क्योंकि सामान्य निवेशक तो बड़े आईपीओ से पैसा लगाने की कोशिश करते हैं, एसएमई आईपीओ में तो उनको उम्मीद ही नहीं दिखाई देती। कई जगह स्टार्टअप्स में भी फैमिली ऑफिसेस ने पैसे डाले हैं, हालांकि स्टार्टअप में निवेश थोड़ा भी सीमित है। ओयो का मामला ताजा है, जिसे एक फैमिली ऑफिसेस से पैसा मिला है। अमीरों की जो नई पीढ़ी है, भारत के जो रिचेस की नई पीढ़ी है, उसे उद्योग लगाने में रुचि नहीं है, पैसे से पैसा बनाने में रुचि है। उसकी जो पिछली पीढ़ी ने जितना पैसा जनरेट किया या जो उनके मौजूदा बिजनेस कमाई लेकर आ रहे हैं, उसे वो नए निवेश में, नए उद्योग लगाने में, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाने में, अपनी कंपनियों की क्षमता बढ़ाने के बजाय उस पैसे से पैसा कमाने में लगा रहे हैं। और ये एक नया फिनोमेना है जो हमें अब भारतीय पूंजीवाद में उभरता दिखाई दे रहा है। सर, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, ये इंडिया से जो कैपिटल फ्लाइट हो रही है इसको लेकर चिंता बहुत समय से हो रही है। मुझे याद है 4-5 साल पहले भी आपने एक अर्थात लिखा था, जब आप दूसरे संस्थान में थे, तब भी आपने ये उड़ चले अमीर जैसी बात कही थी। अब ये तो फिर पूरा आधिकारिक तौर से समझ में आ गया, प्रमोटर निकल रहे हैं, पैसा वहाँ जा रहा है और ये पलायन हो रहा है पूंजी का। अगर आप देखें तो दूरगामी या मीडियम समय में भी देखें तो इसके क्या असर आपको देखने को लग रहा है मिलेंगे? क्योंकि अब जब फैमिली ऑफिस के पास $4 बिलियन $5 बिलियन फंड्स पड़े हैं शुभम, 100 फैमिली ऑफिस के पास, इतना निवेश का मौके तो भारत में उपलब्ध भी नहीं है। कितनी रियल एस्टेट भारत में खरीदी जा सकती है? भारत में वेल्थ को इन्वेस्ट करने के उतने मौके ही उपलब्ध नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सारी पूंजी विदेश जाएगी। और इसलिए जो भारत से विदेश का पलायन हो रहा था, हुआ या बढ़ रहा है, उसमें एक बड़ा हिस्सा इसका भी है। ये पूंजी का संगठित पलायन है, जो ताजे आंकड़े, अब तो सरकार भी इस बात को मानने लगी है और अब इसमें हाल फिलहाल के महीनों में शेयर बाजार में तेजी के साथ इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी आई। हेनरी पार्टनर्स की एक ताजी रिपोर्ट आई जिसने बताया कि 2024 में करीब 4300 मिलियनायर, 4,300 मिलियनायर, $10 लाख के आसपास की संपत्ति जिनके पास होती, करीब 8.4 करोड़ रुपए, बड़ा नंबर नहीं है। 8 करोड़ 9 करोड़ रुपए की एसेट भारत में कोई बड़ा नंबर नहीं बचा। फैमिली ऑफिसेस के पास इससे ज़्यादा पैसा है। ऐसे 4300 लोग या 4300 मिलियनायर भारत छोड़ेंगे इस साल। पिछले साल करीब 5100 ऐसे लोग भारत छोड़कर गए थे। अमीरों को गंवाने के मामले में भारत दुनिया में अव्वल है, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, विस्तार से इकोनॉमिका में चर्चा भी कर चुके हैं। और अब भारत में ये जो फैमिली ऑफिसेज हैं, ये स्थायी तौर पर ये अपने भारत के साथ एक संचालन विदेश के दूसरे किसी दुनिया के देश में ले जा रहे हैं। भारत में अमीरों का जो सबसे नया ठिकाना वो अमीरात है, दुबई है और ये देश हैं। ताजी हेनरी पार्टनर की रिपोर्ट जो पिछले महीने आई, उसने बताया कि 85% मिलियनायर जिन्होंने भारत छोड़ा है पिछले 1 साल के अंदर, वो सब मिडिल ईस्ट गए हैं। मिडिल ईस्ट में जाकर उन्होंने अपने निवेश, अपने कारोबार क्या, निवेश कारोबार ही शुरू किए हैं। इस क्रम में ये भी बात जानना जरूरी है कि भारत के से जो विदेशों में फैमिली ऑफिसेज बन रहे हैं वो भी सबसे ज़्यादा दुबई और उसके एरिया में बन रहे हैं या सिंगापुर में बन रहे हैं। अडानी की फैमिली ऑफिस की चर्चा आपने सुनी होगी, जिसका इस्तेमाल अडानी के स्टॉक्स में माना जा रहा है। आरोप था कि अडानी की फैमिली ऑफिस का पैसा FIs के जरिए घूमकर अडानी के स्टॉक्स की पंपिंग में भारत में इस्तेमाल हुआ, यानी जिस पैसे को, भारतीय पैसे को ही घुमाकर यहाँ फिर निवेश किया गया।
इन देशों में इसलिए भारतीय धनी लोग जाते हैं क्योंकि यहाँ टैक्स कम है और दुनिया भर में निवेश के आसान रास्ते उपलब्ध हैं जो भारत में नहीं है। भारत के सारे सुपर रिच बड़े बिलियनर की बात तो पहले ही भारत से निकलकर अपने फैमिली ऑफिसेज बना चुके हैं। अब जो पीढ़ी शुरू हुई है, जो इस पलायन का सबसे ताज़ा पहलू ये है कि बिलियनर और HNI जो सबसे ज़्यादा पैसे वाली ऊपरी क्रीम थी वो तो पहले ही निकल गई थी। पहले ही चरण में उनके फैमिली ऑफिसेज बन गए थे, दुनिया भर में उनके निवेश हो गए थे। अब पिछले 6 साल में 7 साल में जो भारत में नए रिच बने हैं, अमीर बने हैं, स्टार्टअप में, फार्मास्यूटिकल्स में, रियल इस्टेट में, ट्रेडिंग के बिजनेसेस में, इनके फैमिली ऑफिसेज भी अब भारत से बाहर निकल रहे हैं। तो यानी पहले अगर आप माने कि अरबपति जा रहे थे भारतीय स्लैंग में, फिर अब करोड़पति जाना शुरू कर दिया है। तो अरबपति पहले निकल चुके थे, करोड़पति इस अतिरिक्त पूंजी को लेकर बाहर जा रहे हैं। अब इस पूंजी पलायन के बड़े अप्रत्यक्ष असर हैं जो हमें दिख रहे हैं, जो समझना इस समय ज़रूरी है, जिस रोशनी में हम आने वाले बजट को परखेंगे कि उसने क्या किया इन अमीरों के लिए या इस पूंजी के लिए। कई घटनाएं हुई हैं हाल फिलहाल में शुभम, जिनके बिंदु अगर आप जोड़कर देखें तो ये जो भारत की पूंजीवाद की जो नई करवट है, ये बाजार को कैसे प्रभावित कर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रही है, इसे समझना ज़रूरी है। सेबी और रिजर्व बैंक इस बात से बुरी तरह परेशान हैं कि भारतीय बाजार में सट्टेबाजी बढ़ रही है और कंपनियों के वैल्यूएशन उनकी बुनियादी पोजीशन से मेल नहीं खाते। परेशानी इतनी है कि शुक्रवार को भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी सेबी से ये कह दिया कि भाई बाजार में क्या चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखिए, फटफटा ना जाए कहीं। जो हो रहा है 80,000 पे सेंसेक्स पहुंच रहा है, ऐसा तो कुछ फंडामेंटली दिखता नहीं। सेबी की चेयरमैन सारी विजिलेंस के बाद भी बार बार ये गुहार करती नजर आ रही हैं कि बाजार में कुछ गलत हो रहा तो बताते रहना, ऐसा ना हो कि कोई समस्या हो जाए। अब ये जो पूरा का पूरा प्राइस विदाउट वैल्यूएशन प्राइस राइज दिख रहा है, 80,000 करोड़ पे सेंसेक्स, 80,000 अंकों पे सेंसेक्स बैठा हुआ पहुंचा है, इसके पीछे ऐसा माना जा रहा है कि यही एक्स्ट्रा वेल्थ है, जो पूंजी है, जो निकल कर आई है, कहीं ना कहीं चैनलाइज होकर इस बाजार में जा रही है। शेयर बेचकर पैसा डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में जा रहा है। सेबी को इस बात की जानकारी है, इसलिए उसने डेरिवेटिव्स और वायदा सौदों पर बेहद सख्ती की है। सेबी ने SME IPO पर इसी बात के लिए सख्ती की है कि भारत के जो HNIs हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, फैमिली ऑफिसेज हैं, वो SME IPO में पैसा डाल रहे हैं और वहाँ प्राइस को पंप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए प्री IPO बिल्टअप पर सेबी ने प्राइस कैपिंग लगा दी है कि 90% से ज़्यादा कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। म्यूचुअल फंड में जो एकमुश्त निवेश करने वाले लोग हैं, जो स्मॉल कैप स्टॉक्स में कर रहे थे, उन पर भी सेबी सख्ती कर चुका है। और ये सब वो उन जगहों पर सख्ती की गई, अगर करीब से देखें, जहाँ से एकमुश्त पैसा बाजार में आता है। ये छोटा पैसा नहीं है कि SIP से पैसा आ रहा, जहाँ से बल्क में फंड्स बाजार में आते हैं और बाजार में कीमतों को सीधे प्रभावित करते हैं। सेबी को ये बात समझ में आ रही है और अलग अलग तरीके से इसमें दखल कर रहे हैं और उसके नियम भी कड़े किए गए हैं। अभी सेबी खुलकर यह नहीं कहती, लेकिन अडानी प्रकरण ने इस बात के संकेत दिए हैं कि भारतीय पूंजी घूमकर विदेश से भारतीय बाजार में आती है। तो इस बात की संभावना आपको बनती दिखाई देगी। आने वाले समय में ऐसे मामले उभर कर आ सकते हैं कि भारतीय फैमिली ऑफिसेज का पैसा दुनिया के किसी दूसरे देश में गया और वहां से घूमकर फिर भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए आया, जो होता रहा है बाजार में। अब ये पूरा खेल शेयर बाजार में छोटे निवेशकों के लिए बहुत खतरनाक है कि उन्हें तो ये लग रहा है कि सब कुछ स्वाभाविक है, शेयर बाजार में सारी तेजी स्वाभाविक है, क्योंकि वो फंडामेंटल्स के साथ इस तेजी को जोड़ नहीं पाते। उनको लगता है तो वैल्यूएशन जेन्युइन है क्योंकि कंपनियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, और उन्हें हमेशा बड़े जोखिम में फंसने का रिस्क रहता है कि बाजार में अचानक वो जब तक समझते हैं तब तक प्रोमोटर्स अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। और यही चिंता सेबी की या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कहा उनका है। इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो आपने शायद नोटिस नहीं किया हो या नोटिस किया हो, जानना जरूरी है। पिछले 6 महीने या 8 महीने के भीतर भारत के रियल एस्टेट बाजार में बबल बनने लगा है। ये सबसे खतरनाक चिंता की बात है। नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट आई पिछले हफ्ते जो ये बता रही है कि भारत का हाउसिंग बाजार 11 साल की ऊंचाई पर है इस समय डिमांड के मामले में। इस साल की पहली छमाही में शुभम रियल एस्टेट में $1.7 बिलियन का पी इन्वेस्टमेंट आया है। रियल एस्टेट में $1.7 बिलियन का पी इन्वेस्टमेंट आया है इस साल। ये माना जा रहा है कि केवल पी के जरिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जरिए, जो यही पैसा है, पी का पैसा यही है, सुपर रिचेस का पैसा है, इससे $5.5 बिलियन, $5.5 बिलियन के आसपास आ सकते हैं। अब पहली बार ऐसा हो रहा है जब रियल एस्टेट में रिटर्न महंगाई से बेहतर हो गए हैं। यहाँ तक तो अच्छा, ये चार्ट आप देखिए तो आपको दिखाई देगा बैंक डिपॉजिट्स का, गोल्ड का, रियल एस्टेट के रिटर्न्स को आपको में बेहतर दिखाई देगा। लेकिन यहाँ जो चिंता की बात यह है कि ये सारा का सारा जो रियल एस्टेट की जो पूरी डिमांड है, और जो रियल एस्टेट में जो प्राइसेस की बढ़ोतरी है, ये केवल महंगे मकानों पे केंद्रित है।
जिसके ग्राहक बेहद सीमित हैं और कुछ ही लाख कुछ ग्राहक हैं भारत में जो महंगे मकान खरीदते हैं। भारत में हाउसिंग की कमी लगातार बढ़ रही है, सस्ते मकानों की कमी और ज़्यादा है, लोगों के पास मकान नहीं है, किराए बढ़ रहे हैं, जिन्हें मकान चाहिए वो बाज़ार में नहीं है। इसलिए बहुत लोग ये मान रहे हैं कि प्रीमियम प्रॉपर्टी की कीमत में जो बढ़ोतरी है, जो 25% की बढ़त है लगभग, ये हाउसिंग बाजार में एक बबल की तरह ले जा रही। और रियल एस्टेट हमें हमारा इतिहास हमें पता है कि रियल एस्टेट में एक संकट पहले आ चुका है 2011-12 के बाद से, जिसका असर अब जाकर ख़त्म हो पाया था। और अब जब बाजार में केवल रियल एस्टेट की डिमांड प्रीमियम हाउसेस की रह जाएगी तो ये बहुत छोटा सा बाजार है और ये कभी भी मुश्किल में डाल सकता है। तो सर क्या बजट तो बिल्कुल अब किनारे पे आ गया, आपको लगता है बजट में इस दिशा में फैमिली ऑफिस या इस तरीके के शब्द हम सुनेंगे या कोई नियम कायदे कानून टैक्स की बात सुनेंगे? मुझे अभी इस बात का इंतज़ार है, बजट सामने है और पूंजी के और अमीरों के इस बदले हुए रुख पर वित्त मंत्री कोई क्रांतिकारी निर्णय ले पाएंगी क्या, थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि टैक्सेशन बढ़ाने की बात करते ही पूंजी का पलायन और बढ़ जाता है। जैसे आप कहें कि भारत में आप टैक्स लगाने जा रहे हैं या कुछ नए तरीके के टैक्सेस की बात करें, या यहाँ तक कि कैपिटल गेंस को लेकर कुछ बदलाव होने थे वो भी पता चल रहा है वापस ले लिए गए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं चाहते कि शेयर बाजार की पार्टी में कोई खलल पड़े या भारत के निवेशकों को या अमीरों को पर कोई नए टैक्सेस लगाए जाएँ। लेकिन वित्त मंत्री को की दुविधा भी समझना ज़रूरी है। वो पलटकर जब अकेले में बैठकर अपने आंकड़े देखती होंगी तो उनको लगेगा कि भारत में निवेश के इतने प्रोत्साहन दिए गए फिर भी निवेश नहीं हो रहा। इतने प्रोत्साहन देकर, इतनी तरीके की रियायतें देकर, सब कुछ देने के बाद भी ये भारत के अमीर उनकी बात ही नहीं सुनते, सुपर रिच बात ही नहीं सुनते। वो अपनी यही धंधों से पैसा कमा रहे हैं और उन पैसे को फैमिली ऑफिस के साथ अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर वो वास्तविक उद्योगों में पैसा नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि वजह यह है कि भारत के जो नई पीढ़ी के सुपर रिच हैं, जिनसे आप बात करिए, हम लोग भी जिनसे बात करते हैं, उनके पास एक दिलचस्प नज़रिया है। वो ये समझ गए हैं कि अमीर बन जाना एक बात है और अमीर बने रहना दूसरी बात है। मतलब पैसा कमा लेना और संपत्ति बनाना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कमाई एक अलग चीज़ है और वेल्थ क्रिएट करना एक अलग चीज़ है। और भारत की जो धनिकों की नई पीढ़ी है वो ये हुनर सीख रही है। सरकारें इससे बिल्कुल उल्टी हैं। सरकारें चाहती हैं कि आप कमाओ तो, पर उसे निवेश कर दो, उसे इन्वेस्टमेंट में ले आओ, कमाकर आप उस इन्वेस्टमेंट में करो जहां से उसे टैक्स मिलना शुरू हो जाए और जहां से नए रोजगार आना शुरू हो जाए। स्टीव सीबाल्ड का जिक्र हमने ऊपर किया था और स्टीव सीबाल्ड की एक और बात हमें यहाँ याद आती है कि जो मिडिल क्लास है ना, वो सबसे ज़्यादा पैसा रिटायर होने के वक्त चाहता है। जब पूरी ज़िंदगी जी लेता है वो हमेशा इस बात की प्लानिंग करता है कि जो पूरी ज़िंदगी जी ले और जब रिटायर होने जाए तब उसके पास ठीक ठाक पैसा होना चाहिए। ये मिडिल क्लास इस तरह से सोचता है, जबकि वर्ल्ड क्लास ये चाहते हैं, और वो चाहे मिडिल क्लास से चाहता है उसके पास इतना पर्याप्त पैसा हो कि उसकी जीवन की सांझ अच्छी तरह से कट जाए। जबकि वर्ल्ड क्लास से सोचता है, सीबाल्ड का ही शब्द है, वर्ल्ड क्लास से सोचता है कि वो इतने रिच या वर्ल्ड क्लास लोग हमेशा सोचते हैं कि वो इतना पर्याप्त पैसा मिल जाए जिस पर्याप्त पैसे से और ज़्यादा पर्याप्त पैसा बनाया जा सके। मतलब इतनी सफिशिएंट मनी वो जनरेट करने जिससे और ज़्यादा सफिशिएंट मनी जनरेट की जा सके। अब यहाँ दुविधा यह है कि भारत के पूंजीपति और अमीर और इसके पीछे वेल्थ टैक्स लगाने की मांग और के शेप की रिकवरी, प्रीमियम मकानों की बिक्री, महंगे फ़ोन की बिक्री, महंगी कारों की बिक्री, ये सब एक तरफ खड़ी हुई है और दूसरी तरफ है वित्त मंत्री। गौर से अगर आप इस बजट की रोशनी में देखें शुभम, तो गरीब या मध्यम वर्ग इस बार वित्त मंत्री की सबसे बड़ी उलझन नहीं है। उनकी सबसे बड़ी उलझन ये लोग हैं, ये कि इन पर क्या टैक्सेशन लगाकर कुछ नए तरीके के स्रोत जुटाए जा सकते हैं और इसका जो राजनीतिक या आर्थिक साइड इफेक्ट होगा उसे बर्दाश्त किया जा सकता है। और इसलिए ये बजट खासी बड़ी जद्दोजहद होने वाला है इस दृष्टि से कि वित्त मंत्री इनका क्या करेंगी, जिन्हें इतने प्रोत्साहन देने के बाद भी वो भारत में निवेश के लिए राजी नहीं कर पाई और जिनकी पूंजी से फैमिली ऑफिसेस और स्टॉक मार्केट में बड़े बदलाव दिख रहे हैं। तो इस दृष्टि से ये बजट बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पर हमारी निगाह रहेगी और हम बजट में ये ढूंढ कर लाएंगे कि बजट में आम लोगों के लिए तो कहने की बहुत सारी बातें होती, इन लोगों के लिए क्या वित्त मंत्री ने किया या फिर इनसे सीधे आंख भी नहीं मिलाई और इनसे किनारा कर लिया। बिल्कुल इंतजार रहेगा बजट पर कि क्या फैमिली ऑफिसेज, सुपर रिच, भारत से पूंजी का पलायन, इन सब चीज़ों पर कहीं कहीं चर्चा होती दिखती है या नहीं। अब सवाल जवाबों की बारी। हार्दिक जी का सवाल है सर, AI वाला इन्होंने इकोनॉमिकम देखा, वो ये कह रहे हैं कि भारत जैसे देश में जहां लोगों की खपत पर अर्थव्यवस्था टिकी है,
इतने ले ऑफ होंगे, अमेरिका में आपने लिखा है 60% तक रोजगार खत्म हो सकते हैं, तो फिर ये इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इनके लिए सरकारें खुद को कैसे तैयार करेंगी? इनका भी क्या बड़ा लॉस का नंबर ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सरकारों को इतनी नौकरियां जाने के बाद खपत में भी कमी आएगी, डिमांड में भी कमी आएगी, टैक्सेशन के कलेक्शन में भी कमी आएगी, और सरकारें इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर रही हैं जॉब कट से। और अगर पुराना इतिहास भी देखें तो जब भी जॉब में कोई बड़ा शिफ्ट आया तो शुरुआती वर्षों में कंजम्पशन भी गिरा है और शुरुआती वर्षों में टैक्स का कलेक्शन भी गिरा है। और इसलिए आपको हार्दिक जी, बहुत सारे जो आकलन पूरी दुनिया से मिलते दिखाई दे रहे हैं वो दुनिया की अर्थव्यवस्था में तत्काल किसी बड़ी रिकवरी के नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था में तेज विकास दर की संभावना अगले 3-4 सालों तक इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि जब तक कि एआई का पूरा ट्रांजिशन क्लियर नहीं हो जाएगा, इसके असर से कितनी खपत बाहर जाएगी, कितने टैक्सेशन बाहर जाएंगे, जब तक एडजस्ट नहीं हो जाते तब तक अर्थव्यवस्थाएं वापस अपनी पटरी पर नहीं आ पाएंगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना प्रोडक्टिव साबित होगा इसके बारे में भी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इससे पहले की तकनीकों ने प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई थी, डिमांड भी बढ़ाई थी, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ये देखने की अभी इस मामले में कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। तो सरकारों को राजस्व के नुकसान होंगे और उसके लिए ही जैसे आज हमने संकेत दिया ना कि यूरोप में और अमेरिका में सुपर रिचेस पर टैक्सेशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि भारत की सरकार तो गरीबी और बेरोजगारी को लेकर सिर्फ चुनावी चर्चाएं करती दिखती है, पर अमेरिका और यूरोप में इतने बड़े संख्या में जॉब कट्स का मतलब होगा और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और ज़्यादा पैसे बजट से दिए जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। कोविड के दौरान आपने देखा कि अटलांटिक के पश्चिमी दुनिया में लोगों की नौकरियां बची, उनको पैसे दिए गए, घर बैठकर खिलाया गया। भारत और विकासशील देशों में लोगों की नौकरियां चली गई, उनको कोई लाभ नहीं मिला। तो ये जो जॉब कट्स होंगे, इन जॉब कट्स को फिनांस करने के लिए, जो सोशल अनरेस्ट होगा उसे सपोर्ट करने के लिए सरकारों को अपने बजट्स में सोशल सिक्योरिटी के और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। और इसलिए इस बात की पूरी संभावना है, ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आई है, इस बात की पूरी संभावना है कि अगले 2-3 सालों में दुनिया के देशों में सुपर रिचेस पर टैक्सेशन बढ़ेगा। हम एक पूरे कार्यक्रम में बता चुके हैं, उसका लिंक हम आपको इस वीडियो के साथ दे देंगे कि पूरी दुनिया में वेल्थ टैक्स को लेकर एक नए तरीके की मुहिम शुरू हो चुकी है। अमेरिका में एक नया प्रस्ताव जो बाइडेन लेकर आए थे वेल्थ टैक्स लगाने का, यूरोप में वेल्थ टैक्स लगाया जा रहा है। वेल्थ टैक्स और अमीरों से अब इसकी कीमत वसूली जाएगी, तभी सरकारें इस बेरोजगारी का जो तूफान या आंधी या सुनामी आ रही है इसके नुकसान की भरपाई कर पाएंगी। रोहन का दूसरा सवाल है, वो कह रहे हैं कि एआई क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी लड़ाइयों में मदद कर सकता है? थोड़ी सी दार्शनिक सी, थोड़ी काल्पनिक सी बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जिस स्तर पर काम कर रहा है वहाँ वो नॉलेज वर्कर्स को रिप्लेस कर रहा है, वहाँ वो उन प्रोसेसेस को, उन व्यवस्थाओं को रिप्लेस कर रहा है जहाँ लोग काम कर रहे होते थे। तो इसके आगे बहुत सारी तकनीकों के विकास में, बहुत सारी नई चीज़ों के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद कर सकता है, लेकिन फिलहाल क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग एक और बड़ा सिरदर्द हैं सरकारों के लिए, क्योंकि इसके नुकसानों की भरपाई के लिए भी राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को और दुनिया की सरकारों को बजट में फंड की ज़रूरत होगी। आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर, इनकम की बात। यहाँ क्या खास सर? आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनसे आप मिलते होंगे, और अगर आपसे वो सलाह मांगते होंगे तो वो आपसे पूछते होंगे कि भविष्य के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए संपत्ति को सुरक्षित कैसे किया जाए, विरासतें कैसे तैयार की जाएं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भविष्य के लिए बचाई जाएं। बहुत सारे लोगों के पास तो विल तक नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास तो वसीयतें भी नहीं हैं, और उसके कारण बहुत सारे विवाद होते हैं। मनी 9 ने खास पहल की एक कार्यक्रम के जरिए, जिसका नाम है दूर की सोच। ये कार्यक्रम लगातार आपको मनी 9 के यूट्यूब चैनल और सुपर ऐप पर मिलता है। एक विशेष शो है जिसमें कि हम भारत के सबसे अच्छे विशेषज्ञ, सबसे बड़े विशेषज्ञ को लेकर आते हैं, जो आपको भविष्य की योजना कैसे बनाएं, विरासत की व्यवस्थाएं कैसे करें, अपने फंसे हुए पैसे को जो अलग अलग जगह भूल गए हैं या जो आपकी जानकारी के बगैर कहीं पड़ा हो उसे कैसे निकालें। ऐसे असंख्य विषय जो आमतौर पर आपको चर्चाओं में नहीं आते और जिनके बारे में आप हमेशा उलझन में रहते हैं, उस पर एक पूरा शो है। प्रियंका संभव हमारे यहाँ लेकर आती हैं। इस शो के सारे एपिसोड देख डालिए दूर की सोच का। आपके लिए हर शो ऐसी जानकारियां लेकर और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आएगा जिससे सिर्फ आप अपने आसपास और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित नहीं बना सकते, कि बहुत सारे ऐसे लोगों को भी सलाह दे सकते हैं जिन्हें शायद इसके बारे में पता ही नहीं हो कि यदि उनके इस संसार से विदा होने के बाद उनके मोबाइल फ़ोन नंबर का क्या होता है,
या उनकी सोशल आइडेंटिटी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, या अगर किसी का कोई पैसा बैंक में लंबे समय से फंसा हुआ और अकाउंट डॉर्मेंट हो गया तो उस पैसे को निकालने के तरीके क्या है। ज़रूर इस कार्यक्रम को देखें और अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने सवाल भी पूछें, क्योंकि उसमें हम ये भी सुविधा देते हैं कि आपके सवालों का उत्तर भी विशेषज्ञ से लिया जाए। सर चलते चलते कोई किताब? चलते चलते यही किताब जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, स्टीव सीवॉल्ड की किताब जरूर पढ़िए, क्योंकि हालांकि इस तरीके की किताबों का एक खास लहजा होता है, पर आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस समाज में हैं उस समाज में पैसे को लेकर, पूंजी को लेकर आज भी बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे मिसनॉमर्स, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स बने हुए हैं। और स्टीव सीवॉल्ड की बेहद दिलचस्प किताब है, संस्मरणों से भरी और बेहद छोटे छोटे संदर्भों में आपको उदाहरण के साथ ये बताती है कि हाउ रिच पीपल थिंक, अमीर लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और मध्यम वर्ग बेचारा पैसे के बारे में किस तरह से सोचता है। बेहद दिलचस्प जानकारियां हैं इस पुस्तक में पैसे के बारे में, आपकी समझ को लेकर और आपके भविष्य के फैसलों पर इस किताब का असर जरूर पड़ेगा। चलिए, तो ये था हमारा आज का इकोनॉमिकम। फिर आएंगे अगले हफ्ते किसी नई चर्चा के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।